बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्ला ख़ान नियाज़ी साहब। आज हम बात करेंगे नाज़रीन, बड़ा अहम टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। वहाँ पर सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस हवाले से कानून क्या कहता है, इस केस की समाअत होगी। ये अब जो 9 रुकनी वकील दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से, और कल जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और अब वो नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, सितंबर में वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे जब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। सूरत हाल कुछ यूँ हुई कि जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब इतलात के मुताबिक अपनी जगह से उठ गए और उन्होंने कहा कि वो इस बेंच को तस्लीम नहीं करते, और इससे पहले उन्होंने कहा कि इस बेंच की तश्कील से पहले कोई मुशावरत नहीं की गई, जबकि 3 सीनियर तरीन जजेस को मुशावरत के साथ बेंच तश्कील देने के हवाले से कानून लाया गया था। फिर फ़ायज़ ईसा साहब ने यह भी इतराज़ किया कि जो हुक्म इम्तनाई दिया गया है उस पटिशन के ऊपर, अपील के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक दिया गया था उस पर उन्होंने भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो है वो भी उनके साथ वहाँ से बेंच से उठ गए और उसके बाद 7 रुकनी बेंच रह गया और चीफ जस्टिस साहब ने 1:30 बजे तक समाअत मुलतवी की और उसके बाद जो है 1:30 बजे 7 रुकनी बेंच जो बचा था उसने अपने केस की समाअत शुरू कर दी। फैज़ुल्ला साहब, हम बात तो करेंगे केस के ऊपर, सिरसी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा मैं आपसे ये रहनुमाई लूँ कि ये क्या हो रहा है हमारी अदालतों के अंदर। जब घर के बड़ों में इस तरह के मामला चल पड़े तो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगी, जज साहबान कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, क्या हो रहा है? जी देखें, ये दरार तो हमें बड़ी देर से नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दरमियान। बात ये है कि मेरी नज़र में पिछले कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब मैं नाम लिए बग़ैर बात कर लेता हूँ कि कुछ जज साहिबान हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से ये दरार हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गहरी और गहरी होती चली जा रही है। और जिस तरह वक्त आगे जाता है इसके ठीक होने की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आ रही, बस ये ख़राब से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस बेंच में डाला जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने, लेकिन डालने से पहले उमर अताब बंदयाल साहब को मुझे नहीं लगता कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे वो आगाह नहीं थे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक 3 मेंबर बेंच में बैठे हुए काजी साहब ने जो चीफ जस्टिस की बेंच की तश्कील देने की पावर है उसके ऊपर बात की, सुमोटो लेने की पावर पे बात की। फिर जब पूछा गया कि जी आप पहले उनका जो वो ऑर्डर था वो एक रजिस्ट्रार के नोटिफिकेशन से ख़त्म कर दिया गया, फिर उनके ऑर्डर पे उनको बेंच से हटा दिया, एक नया बेंच बना दिया, उस बेंच ने वो ऑर्डर ख़त्म कर दिया। उनका नोट जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ वो उसको हटा दिया गया वहाँ से, जिसकी वजह से फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी हटा दिया गया। और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से पूछा गया कि जी आप चेंबर वर्क करेंगे या आप अदालती काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में तो मैं चेंबर वर्क करना बेहतर समझता हूँ। अब बात यह है कि अगर एक जज साहब के अपनी एक थिंकिंग की वजह से या उनके अपने एक मौक़िफ़ की वजह से आप अगर उनको इस तरह उनके साथ रवैया रखेंगे जो कि बज़ाहिरन यही लगता है कि आप सरेआम उनकी तज़लील करना चाह रही हैं, तो एक रिएक्शन तो आएगा एक उनकी तरफ से। उनको फिर जब मौका मिलेगा अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने का तो वो रखेंगे। अब बात ये है कि जो कल ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक ने एग्री किया, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। उसमें मेन जो मौक़िफ़ था उनका वो ये था कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 2023 बनी है, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेंच तश्कील देने की पावर है उसके ऊपर उसको चीफ जस्टिस से लेकर एक 3 मेंबर जो टॉप 3 जजेस हैं उनकी एक मीटिंग के हवाले कर दी वो पावर कि वो
मिल बैठकर ये फैसला करेंगे कि बेंच पे कौन होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानून बनने से पहले ही हुक्म इम्तनाई उस पर जारी करके और उसका जो फोर्स ऑफ लॉ है वो ख़त्म कर दिया। अब बात यह है कि काजी फाजीसा साहब का मौक़िफ़ के अंदर और जस्टिस सरदार तारिक साहब के मौक़िफ़ के अंदर एक सर्टेन सेंस नज़र आती है, क्योंकि देखिए उनका मौक़िफ़ ये था कि आपने हुक्म एक कानून जो है वो बन चुका, आपने उस पर हुक्म इम्तनाई दी और उसके बाद आपने वो केस जुलाई में फिक्स किया, वो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ। अगर जुलाई के अंदर ये केस आप फैसला करते हैं और आप कहते हैं कि जी ये कानून सही बना है और इसके अंदर किसी किस्म की गैर आईनी बात नहीं है और आप उस कानून को अपहोल्ड करके उसके खिलाफ जो पिटिशंस हैं वो डिसमिस कर देती हैं, तो होगा क्या? तो फिर होगा ये कि उससे पहले जितने भी बेंचेस बने या जो भी अदालती कार्रवाई हुई मुख्तलिफ केसेस के अंदर, उन सारों के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि क्या उनके ऊपर उस कानून का इतलाक था या नहीं था। तो बात ये, और साथ जैसे सरदार तारिक ने बात बड़ी दुरुस्त की, उन्होंने कहा कि जी अब अगर आप जुलाई के अंदर कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कानून बना है और उसके खिलाफ पिटिशंस आप डिसमिस करती हैं, तो आपने अभी का बेंच जो है वो एक 9 मेंबर बेंच बनाया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहती है कि अपील सुनी जाएगी, तो इसकी तो फिर अपील ही नहीं हो सकेगी। तो ये लेकिन फिर क्या करें जब देखिए स्टे ऑर्डर भी है उसके ऊपर और फिर नहीं बड़ा इस पे आसान था। अब 2 कानून बने शादाब भाई, आपके भी इल्म में ये होगा, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना और उसके बाद फिर एक रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट बना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कानून पहले बन गया उसकी जो उसके खिलाफ जो पिटिशंस आई और उसको जो चैलेंज किया गया, उन पिटिशंस के ऊपर हुक्म इम्तनाई देकर अभी तक फैसला जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जो उसके बाद कानून आया रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट, उसका फैसला महफूज भी हो चुका है। तो बात यह है कि जो उससे पिछला कानून बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पहले उसको डिसाइड करती, क्यों उसमें डिले डाला जा रहा है? और बात तो दुरुस्त है, आपने अगर ऐसी सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर 15 या गालिबन 16 जजेस हैं, उनमें से 9 जजेस का आपने एक बेंच बना दिया है इस केस के अंदर, आर्मी ट्रायल को जो चैलेंज कर रहा है, तो और बाद में जुलाई में आप कहते हैं कि नहीं जी वो ठीक कह रहे, वो जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अपील देता है 184 की जजमेंट्स के खिलाफ, वो बिल्कुल सही कानून बना हुआ है। तो फिर अगर 9 मेंबर पिटिशन सुन रहे हैं तो फिर अपील कौन सुनेगा? आप अपील का राइट जो है वो वैसे ही खत्म कर रहे होंगे, इवन तो फिर तब आप खुद कहेंगे कि कानून जो है वो अपील का राइट देता है। तो बात ये है कि तो उनका अपील 11 रुकनी बेंच नहीं सुन सकेगा? फिर 11 रुकनी बेंच किस तरह सुनेगा? उसके लिए तो 20 मेंबर होने चाहिए। अपील वो जज तो सुन ही नहीं सकता जिसने फैसला दिया, तो ये 9 मेंबर तो साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच जितने जाएंगे, अब अपील जो है वो 9 की जगह 6 मेंबर बेंच तो अपील नहीं सुन सकता। 6 मेंबर बेंच 9 मेंबर के फैसले के खिलाफ तो अपील नहीं सुन सकता। अच्छा, अब ज्यादा बड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो 9 जज साहिबान हैं, अगर इनके फैसले के खिलाफ अब तो नए कानून के तहत 7 आते हैं, तो उसके लिए जो 7 या 8 या 9 रुकनी बेंच होगा, उनमें से उस बेंच में इन जजेस में से कोई शामिल नहीं होगा। अपील के लिए नहीं बैठ सकेंगे, अपील के लिए नहीं बैठ सकेंगे। देखिए ना शादाब भाई, आप अगर कोई फैसला दें, आप जज हो और आप फैसला दें, तो क्या आपके फैसले की अपील आप ही सुनेंगे? नहीं, आपकी फैसले की अपील मैं सुनूंगा। लेकिन अगर हम दोनों ही बेंच पे बैठ जाएं तो फिर अपील तो हो ही नहीं सकेगी। बात यह है कि ये जो मौक़िफ़ काजी फाजीसा साहब और सरदार तारिक साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ जस्टिसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने जो ये मौक़िफ़ उठाया है, ये मौक़िफ़ मेरी नज़र में दुरुस्त था और इसके ऊपर चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ज़रा थोड़ा सा देखें। बेंच उठता है, काजी फाजीसा साहब के उठने पर बेंच जो है वो उठता है, अंदर जाता है और आधे घंटे के अंदर जो है वो अनाउंस हो जाता है कि जी ये 2 जज साहिबान जो हैं इनको निकाल के और बाकी 7 जजेस उसी तरह बाहर आ रही हैं। तो बेसिकली नज़र ये आता है कि जब आपके किसी काम के खिलाफ कोई, आपके किसी भी चीज़ के खिलाफ कोई डाइसेंटिंग आवाज़ उठती है, तो बजाय इसके कि आप उसकी बात टेक इनटू कंसिडरेशन करके जरा सोच लें कि शायद वो बात ठीक तो नहीं हो रही, आप बिल्कुल साइडलाइन करके और आप अपना काम उसी तरह करते हैं जैसे आपने पहले सोचा था। जैसे आप बात कर रहे हो कि चलें चीफ साहब को तो हम समझते हैं कि ज़ाहिर है वो चीफ हैं, साइड पे हो गए, बाकी के जो 6 जज साहिबान चीफ साहब के साथ दोबारा उठ के
उस बेंच में शामिल हुए, तो जाहिर है वो भी लर्नड लोग हैं और वो भी ज़बरदस्त किस्म के जजेस हैं। उन्होंने भी तो इस पॉइंट पे कुछ सोची होगी और उसके बावजूद वो आके बेंच में बैठे बात ये है कि बात आपकी दुरुस्त है कि वो 6 फिर अपनी मर्जी से आके बैठे, नहीं तो वो भी रिक्यूज कर देते। मेरा पॉइंट ये है कि अगर 9 में से 2 नहीं सिर्फ एक जज भी इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ात अपना जाहिर करे, तो आप जरा थोड़ा सा सोच विचार तो करें इस चीज़ के ऊपर। आप बिल्कुल ही चीज़ इग्नोर करके लोगों को बेंच से निकाल के, ये पहले भी हमने देखा था ना जी, जब अतर मिनल्ला साहब को हटाया गया था, आपको याद होगा वो, तब भी यही हुआ था। एक डाइसेंटिंग आवाज उठी थी, आपने जज साहब को बेंच से हटाया और बेंच बाकी जो बच गए थे जजेस, उसी तरह वो बेंच आप लेके आके बैठ गए। तो ये बात तो गलत है, इस तरह तो ना करें। अगर आपके मौक़िफ़ के खिलाफ एक बात उठ रही है तो ज़रा सोच लें उसको, ज़रा उसको देख लें कि वो ठीक है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल ही एक डाइसेंटिंग आवाज़ को इग्नोर करके और साइडलाइन कर देना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बात बिल्कुल भी नहीं जचती। अब ये काजी फायज ईसा साहब ने बड़े काबिल एहतराम, बड़े सीनियर तरीन जज और सॉरी माजरत, मुझे अभी एक वो ख्याल भी आया है कि ये जब इसकी हियरिंग हो रही थी शादाब भाई, माजरत कथा कलामी के लिए, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस बेंच की तश्कील जो है वो गलत है, वो तश्कील सही दी जाए। तो आपने केस के सुनने से तो फिर भी उनको बाहर निकाल दिया। तो आपको बेसिकली एक जज साहब की डाइसेंटिंग ओपिनियन से ज़्यादा अजीज जो है वो खुद के सुनना है। तो बात ये थोड़ी सी सोच विचार करनी चाहिए, ये अवाम में कॉन्फिडेंस ख़त्म करेगी हमारी बाअदब अदालत उज़्मा। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह काजी फायज ईसा साहब फाजिल आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो है वो बेंच से उठ के बड़ी अदालत के अंदर, ये भी तो कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया होगा ना हमारी जुडिशरी के हवाले से। किसी भी जज का राइट है। आपने कहा कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, तो उसके बाद आप उधर बैठे तो नहीं रह सकते। अगर कार्रवाई चल रही है फिर आपको उठ के तो जाना पड़ेगा अदालत से, ताकि जो चीफ जस्टिस या बाकी मेंबरान है बेंच के वो इस चीज़ को कंसिडर करें। तो वो तो वहाँ उनके लिए फिर वहाँ बैठना ऑप्शन रह नहीं जाती। वो तो प्रोप्राइटी यही कहती है कि जी ठीक है फिर आप उठ के चलिए, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। इसमें तो कोई चीज़ गलत नहीं। लेकिन फैज़ मेरा जो पॉइंट ये है कि देखिए ना, जो आम आदमी है जिसने ये बात सुनी, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोगों की है, जो शायद वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनके नज़दीक तो ये चीज़ होगी कि यार ये उठ के चले गए। जिस तरह कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जी वो उठ के, बड़ा अजीब सा लगा उन्हें। लतीफ़ खोसा साहब ने रोका भी नहीं। बात ये है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई कानूनी या आईनी इल्म होने की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मेरे सामने एक चीज़ रखें और मैं कहूँ जी अभी मुझे लगता है कि ये नहीं सुनी जा सकती, तो फिर मैं बैठ के सुन तो नहीं सकता। बात तो यही हुई ना, वो तो कॉमन सेंस की बात है। और दूसरी बात देखिए शादाब भाई, बात ये है कि जस्टिस कादी फायज ईसा ने ये बात की ओपन कोर्ट के अंदर कि जी मुझे तो रात को 8-9 बजे के करीब ये बेंच का पता चला कि मैं इसका हिस्सा हूँ। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब से पहले फिर इसका मतलब है कि हमें पता लग गया था? बेसिकली मुझे एक फ़ोन आ गया था और जिसमें 4 बजे के करीब जिसने बताया था कि जी ये बेंच जो है वो 4-5 बजे के करीब के ये समाअत करेगा। वो मुझे लगता है कि आपकी चिड़िया शायद कादी फायज ईसा साहब की चिड़िया से ज़्यादा तेज़ उड़ती हो। देखिए जज साहब को तो सिर्फ तब पता चल सकता है जब ऑफिशियल बेंच का नोटिफिकेशन हो के उनको आ जाए, उससे पहले तो वो कानूनी तौर पे ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। एक ये भी पॉइंट उठाया जा रहा था कि जो पिटिशनर के वकील हैं या पिटिशनर हैं बैरिस्टर साहब एतजाज हसन साहब, इनकी कोई चीफ साहब से मुलाकात भी हुई थी, इस तरह की भी कोई बातें चल रही थी। देखिए उसकी तो इल्म मैं तो उस चीज़ का इल्म नहीं रखता, लेकिन बात ये जो मैं कह रहा था रात को 8-9 बजे वाली, वो बात ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पिछले 2 महीने के इवेंट से अब तक तो ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि बेंचेस की तश्कील पर काजी फायज ईसा साहब के कोई ना कोई मौक़िफ़ या कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। तो फिर उनको अगर आप बेंच पे डाल रहे थे और आपको पता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेंच की तश्कील पे, तो फिर आपको चाहिए था कि आप उनको एक दफ़ा पूछ लेते। आप बेंच में डालते ही नहीं अगर आपको ये बात जहाँ इतना अरसा नहीं डाला, तो बात यही है ना, ये कंट्रोवर्सी महीना 1.5 महीना और ना डालते हैं। ये कंट्रोवर्सी जो है ये आप खुद सुप्रीम कोर्ट को एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन में लाके खड़ा कर देते हैं, और फिर जब कंट्रोवर्सी उठती है तो दुख का इजहार करते हैं। चले फैजुल, आप अगली तरफ चलते हैं, ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद आके तो राना सनाउल्लाह साहब का भी एक काफ़ी सुन रहा था मैं, आज सुबह ही चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे और काफ़ी एतराज़ कर रहे थे वो पूरी जुडिशरी के ऊपर। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैज़ुल्लाह, राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा धुआंधार खिताब था और पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर बैठ के उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो ज़मानतें हुई, जो डिस्चार्ज हुए मुकदमात से, उसका ज़िक्र भी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए। अब मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से सोचता हूँ फैज़ कि हो क्या रहा है हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। मैं ये भी सोच के परेशान होता हूँ कि ये क्या मामला चल रहे हैं और ये कब तक चलेंगे और आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, मेरे जैसे आम आदमी को, आप जैसे आम आदमी को। देखिए, आम आदमी का रिलीफ जो है वो तो अब या किस्मत या नसीब पे बात आ खड़ी हुई है। जो आपने ये पूछा कि क्या हो चल रहा है हमारी अदलिया को या हमारी अदलिया के साथ। देखिए शदाब भाई, रियासत के अंदर अदलिया जो है उसका मकसद ये है कि वो ना तो आम आवाम के जो मसाइल हैं या आम आवाम के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर फैसले दे और बताए कि इसका क्या हक है, लेकिन साथ साथ हमारे आइन के तहत और दुनिया के तकरीबन अब सारे ममालिक में एक एडिशनल रोल जो अदलिया को दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आप रियासत के ऊपर चेक रखें और आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस के एक्शंस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस, उन पे ये चेक रखें कि वो रियासत के या अवाम के हक में हो, उनके खिलाफ ना हो। बात ये है, ये सारा करते करते, क्योंकि ये एक हाईली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये सारा होता है, बड़ी थिन लाइन होती है जो अदालत ने ट्रेड करनी होती है कि आप आइनी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं वो देखते देखते सियासी मामलात के अंदर जो है वो ना चले जाएं और जब अदालत जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाए, सियासी मामलात के अंदर अदालत जो है वो अपनी एंट्री कर दे, तो उसके बाद अदालत के जितने भी उन मामलात के ऊपर फैसले आते हैं वो मुतनाज़ा हो जाती हैं। सियासतदान दुनिया की, कायनात की तारीख से लेके आज तक कभी भी दो सियासतदान जो मुख्तलिफ जमातों के हो वो एक चीज़ पे इकट्ठे पब्लिकली एग्री नहीं करते। उनकी सियासत अगर वो एग्री करने लग जाएं तो वो फिर आपस में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सियासत चलती ही डिसएग्रीमेंट की वजह से। लेकिन अगर, तो इसीलिए अगर आप पॉलिटिकल अरीना के अंदर अदालतें आ जाए और फैसले पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर देना शुरू कर दें, तो जिस बंदे के खिलाफ फैसला जाएगा वो अदालत के ऊपर सवाल उठाएगा, फैसले को मुतनाज़ा कहेगा और वो फैसले के मेरिट्स के ऊपर सवाल उठाएगा। तो बात ये है कि चाहिए हमारी अदालतों को ये कि वो ज़रा थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सा रुकें, अपने आप को देखें और ये देखें कि क्या उनको अपना रवैया या अपने जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत तो नहीं है कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर इस तरह, या अगर आपने आना भी है पॉलिटिकल मामलात के अंदर, क्योंकि कभी ओवरलैप होता है, जिस तरह के इलेक्शंस वाला मामला था, एक पॉलिटिकल चीज़ थी लेकिन उसका एक आइनी इशू भी था, उसको देखने के लिए फिर आपको चाहिए ये कि अदालत अपने आप को कंडक्ट इस तरह करे कि किसी किस्म की भी मुतनाज़ा बात जो है वो ना हो और कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। लेकिन जब अदालत अपने आप को कंडक्ट इस तरह करेगी कि वो एक कंट्रोवर्शियल जगह फील्ड में खेलते हुए कंट्रोवर्शियल एक्शंस करना शुरू कर दे, तो फिर तो ये सवाल उठेगा। पिछले दिनों भी ये खबर चली और ये बात अब वही बात है कि फिर बातों चीज़ों पे कंट्रोवर्सी उठती है कि जब पंजाब, जब ये अदालत के अंदर एक केस चल रहा था इसी ये ऑनगोइंग पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर, तो बैरिस्टर अली जफ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, वो पार्टी ही नहीं थे उस केस के अंदर, उनकी दलाइल सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दलाइल नहीं सुनी ये कह के क्या पार्टी नहीं है इस केस में। तो ये क्यों डिफरेंस रखा गया इस सारे के अंदर? बात यही है कि जब आप इस तरह के एक वॉलेटाइल सिचुएशन में अदालत अपने आप को पाती है जहाँ पर मुतनाज़ा होना बहुत आसान होता है और गैर मुतनाज़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर अपने एक्शंस को बड़े धीमे अंदाज से और बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। फैज़ुल्लाह, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन ये जो आपने तमाम गुफ्तगू की है इसके हवाले से मैं आपको छोटा सा एक बता दूं किस्सा अपने नाज़रीन को भी, कि एक दफ़ा 15 साल पुरानी बात है, लाहौर हाई कोर्ट में ये एक जज साहब थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, हो सकता है किसी को एतराज़ हो किसी को ना हो। बहरहाल एक बच्ची की फैज़ुल्लाह हवालगी का केस चल रहा था और वो बच्ची बहुत रो रही थी कि मैंने अपने वालिद के साथ जाना है, और उसकी वालदा जो है वो बैरून मुल्क हुआ करती थी। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि यार जब पूरी प्रोसीडिंग 7-7 बजे तक चलती रहती थी, हमें लग रहा था कि नहीं यार ये बच्ची वालिद के पास ही जाएगी, क्योंकि वो तो शोर डाल रही है और बड़ा रो रही है कि मैंने बाप के साथ जाना है, माँ के पास नहीं भेज सकते, और वो माँ बैरून मुल्क बैठी हुई है। कोर्ट ने बच्ची को उसकी वालदा के हवाले किया
और उस वक़्त बड़े ज़बरदस्त जो रिमार्क्स दिए उन्होंने, जो उनका ये कहना था फ़ाज़िल जज साहब का कि अदालतें जज्बात नहीं देखती, अदालतें कानून देखती हैं। अदालतें ये नहीं देखती कि रो कौन रहा है, हंस कौन रहा है और कौन किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, किसको दुख होगा, किसको खुशी होगी। अदालतें सिर्फ ये देखती हैं कि कानून क्या कहता है, और कानून ये कहता है कि बच्ची माइनर है, उसको उसकी माँ के पास भेजना है, और हम बच्ची को माँ के पास भेज रहे हैं। यानी कि अदालतों में जज्बात नहीं होते। अदालतों में सोशल मीडिया में जो डिबेट चल रही होती है उस पर हीरो बनने का, अगर उन्हीं को जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी उनको आज के ज़माने से अगर देखें तो उनका मकसद यही था कि अगर सोशल मीडिया पे अगर किसी को हीरो बनाया जा रहा है या किसी जज साहब के बारे में कोई बात की जा रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जज साहब को कानून देखना चाहिए। ये उनकी बात थी और देख भी रहे हैं कानून। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैजुल्लाह बात करेंगे ये जो मामला मिलिट्री कोर्ट की, क्या मिलिट्री कोर्ट की जो है वो तश्कील के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। जी फैजुल्लाह, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर क्या एतराज़ किया जा रहा है, क्या पटिशनर मांग रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब? देखिए, जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कोर कमांडर हाउस पे भी हमला नहीं हुआ। नहीं, सॉरी, मैं कता कलामी के लिए माजरत। पाकिस्तान की तारीख में किस तरह पहले नहीं हुआ? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की जा रही है ना कि भाई उनके ऊपर जो इस तरह देखिए, उन्हीं एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के जो क्या नाम है हुकूमत है उसके टाइम पर तकरीबन 20 लोगों के ऊपर हाँ जी, वो तो जाहिर है, वो तो फिर तो वो सारे सिविलियन से, हाँ वो चले वो मिनिस्टर साहब जो है अब बात मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की तारीख में ना शोहदा के यादगारों पे हमला हुआ, ना शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया, ना जहाज़ जो है ममालम का उसको आग लगाई गई। जब पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है तो बाकी भी तो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अब बात करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स पर क्या एतराज़ हो सकता है पटिशनर को। देखें, यहाँ पर मेन एतराज़ तो ये है कि जी सिविलियंस का आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं किया जा सकता जब सिविल कोर्ट्स जो हैं वो ये जूरिस्डिक्शन रखती हैं वो ट्रायल चलाने के लिए। जो और साथ ये है कि जी सिविलियंस का आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना जो है वो उनकी आइनी जो हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो। अब जो आदाब हैं वो ये हमें बताते हैं कि क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड कमेंट जो है वो शायद सही ना हो, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए कह रहे हैं कि मांगा क्या है, लेकिन तो मांगा यही है कि जी ये जो नोटिफिकेशंस हैं और ये ट्रायल का जो सारा चलाने का वो सारा सिनेरियो है इसको रोका जाए और सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने के ऊपर अदालत जो है वो एक परमानेंट रुकावट लगा दे, एक प्रोहिबिशन लगा दे कि वो नहीं हो सकता और डिक्लेयर कर दे कि ये गैर आइनी है। मेरी ज़ाती राय के अंदर ये गैर आइनी नहीं है या ये गैर कानूनी नहीं है। गैर आइनी इसीलिए नहीं है क्योंकि आइन कहता नहीं है कि ये गैर आइनी है, और गैर कानूनी इसीलिए नहीं है क्योंकि कानून इजाज़त देता है इसकी। आर्मी एक्ट जो है उस आर्मी एक्ट को अडॉप्ट किया गया आपकी उसके बाद आने वाली आइन पाकिस्तान में, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये गैर आइनी है या गैर कानूनी है। और एक सवाल जो गालिबन कॉमेंट जस्टिस सरदार तारिक ने कल किया वो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जब उन्होंने ये कहा गया अदालत में कि जी सिविलियंस के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी आपको अब ख्याल आया सिविलियंस के साथ ज़्यादती हो रही है, आज से पहले ये ख्याल नहीं आया था। तो बात ये है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटिशंस हैं ये मुझे इसके अंदर कोई जो कहते हैं कि क्लीन हैंड्स के साथ अदालत जाते हुए या आइन की रूह की पासदारी के लिए मुझे जाते हुए नहीं नज़र आ रही है। मुझे इसीलिए वो जाते नज़र आ रही हैं क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो हैं। जब कानून और आइन इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्रेस कदगन नहीं लगाता और एक कानून आपका मौजूद है जो सारा प्रोसीजर बताता है, जो सब कुछ आपको इस पे इजाज़त देता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर कानूनी है जब तक वो कानून अदालत जो है वो स्ट्राइक डाउन ना कर सके
जो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर देगी या उसके किसी शिक को गैर आइनी करार देकर स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो अब देख 1952 आर्मी एक्ट, उसके तहत ये कोर्ट्स बनाई जा रही हैं जी। सो बेसिकली ये आर्मी एक्ट के तहत जो है अदालतें बनाई जाती हैं। यही आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D जो है वो बताता है कि कौन के सिविलियंस जो हैं वो कब इन अदालतों के अंदर जो है उनके मुकदमे चलाए जा सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, आर्मी को बगावत पे उकसाने की है, तो आर्मी के किसी प्रॉपर्टी या किसी पर्सनल या कोई भी आर्मी के इक्विपमेंट को नुकसान या डिलिबरेटली डैमेज पहुंचाने की ये तो सब कुछ वो हुआ है। तो वो मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि फिर अगर कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, आप गैर कानूनी नहीं कह सकते। और अगर इस कानून को आइन ने अडॉप्ट किया तो फिर आप उसको गैर आइनी भी नहीं कह सकते। तो अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या तो आर्मी एक्ट में आर्मी एक्ट के जो ये शिक है जो कहती है कि सिविलियंस के ट्रायल हो सकते हैं या किन वजूहात पर हो सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उनको गैर आइनी करार देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को मुस्तरद कर देगी। ये नहीं हो सकता कि मेरी नज़र में कि अदालत ये कहे कि जो आर्मी एक्ट के ये शिक हैं जो कहते हैं कि सिविलियंस के मुकदमात कब कब किए जा सकते हैं आर्मी कोर्ट्स में, वो शिक भी आईनी है लेकिन वो मुकदमात गैर आईनी। अब ये बात भी अच्छा, ये एक तो पॉइंट, क्या उस शिक को चैलेंज किया गया है? जो वायरीज हैं कानून की वो तो चैलेंज की गई हैं। ये सारी प्रोसेस की वायरीज जो है वो तो चैलेंज की गई हैं। इन ट्रायल की वायरीज भी चैलेंज की गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन वायरीज के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट देगी। ये इसकी एक चीज़ ये भी हमें नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी हो सकता था। तो अब देखें आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। कुछ दिनों में ही मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।